यार हारून साहब, आपके लिए खुशखबरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने जूता इजाद किया है जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो अगर गिरने बैलेंस लूज करने वाले हों तो वो जूता उनको गिरने से महफूज रखता है। उसमें कोई डिजिटल किस्म के सेंसर से क्यों कह रहे हैं लगे हुए। इब्रार साहब से कहें, अरुण साहब तो माशाल्लाह। अच्छा नहीं, अच्छा वो जो है ना उसका वो समझ लेता है, वो जो डिजिटल सेंसर है कि बाबा जी अब गिरने लगे। वो ये समझ लेता है कि बाबा जी का गिरने का मूड है। नहीं, बिल्कुल समझ लेता है, बिल्कुल समझ लेता है। तो इसलिए मैंने आपको मुबारकबाद पेश की है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ने या इसी दुनिया ने ठेका ले रखा है कि वही नित नई चीज़ें ईजाद करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी बड़ी चीज़ें ईजाद हो रही हैं। मुसलमानों ने भी ठेका लिया वो सोमालिया का पढ़ा नहीं आपने? सोमालिया में क्या हुआ? आप तकरीरन नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब अखबार नहीं आप पढ़ रहे। आसम साहब बिल्कुल पढ़ रहा हूं। सोमालिया यूनिवर्सिटी का नहीं पढ़ा आपने? क्या किया? उसका भी जवाब नहीं। उन्होंने तो ये नई बात है। वहाँ कोई तंजीम है माशाल्लाह, अल शबाब, मुझे शबाब मिली याद आई, अशबाब। उन्होंने अपने ज़ेर इंतज़ाम तमाम इलाकों में इंग्लिश पे और साइंस सब्जेक्ट्स पे पाबंदी लगा दी। इस पे आपका क्या तबसरा है? देखिए जी, 160 बरस हो गए पूरे जब आईन अकबरी का तर्जुमा किया सर सैयद अहमद खान ने, तो असदुल्ला खान गालिब ने उनसे कहा कि यह कोई काम है करने का? दुनिया में भाप का इंजन ईजाद हो गया, सनत इनकलाब आ रहा है। अगर जब सनत इनकलाब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया तो उसके बाद वो मुतवज्जे हुए और पहले यूनिवर्सिटी बनी। दुनिया में जहाँ चीज़ जो अच्छी हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, जो भी इल्म है, वो सारे बनी नौ इंसान का विरसा है। ये तो न सिर्फ जहालत है बल्कि जहालत पर इसरार भी है। नहीं, लेकिन इसमें हम क्यों नहीं सदियों से कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे ना? विरसा तो है। हमारा मुल्ला जो है वो कबायली इलाके में मेंटली है और कौम को, मिल्लत को कबायली ज़मानों में जिंदा रखना चाहता है। इसका कोई हल है? इसका हल ये मुल्ला से निजात हासिल की जाए, मुल्ला से निजात, तालीम के जरिए। और क्या हल है? एक स्ट्रगल है ये। लेकिन ये मेरा मुल्लाहियत से मुल्लाहियत कट मेरा ख्याल फालतू है। मौलाना रोम, उससे पहले इकबाल तक, सर सैयद, ये सारे लोग ये करते रहे। हमारी आपकी कौन सुनेगा? प्रोसेस ही है ना। देखें ना, जो जेन्युइन तब्दीली है वो प्रोसेस से ही आ सकती है। आप जो बात करें ना प्रोसेस की, ये को 5000 साल का होगा। तेज भी किया जा सकता है उसको, जद्दोजहद सही साइंटिफिक। नहीं, मुझे एक बात बताने, तब तक हमारा और उनका गैप और बढ़ चुका होगा। गैप तो है, ये एक रियलिटी है, लेकिन न चलने से तो बहरहाल चलना ही बेहतर है ना। आप बैठे रहें या रजत कैकरी जिसको कहते हैं पीछे की तरफ, उसके से बेहतर है। आओ जी क्लासरा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत? ठीक ठाक, तशरीफ रखें। मुझे एक बात बताएं कि ये जो अब वो जो कमेटी बैठी है, प्रेसिडेंट जरदारी अपने सारे इख्तियारात वापस कर देंगे? ये सारे तो नहीं, जो सदर के पास इख्तियारात नहीं, सारे से मेरी भी मुराद वही है जो। ठीक है, इख्तियारात वापस करने के लिए वो तैयार हैं, समझौता हो चुका है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मुमकिन है वो कुछ रेजिस्ट करें, लेकिन वो चंद दिन का डिले हो सकता है। सूबाई खुद मुख्तारी का मसला है, बाकी मेरा ख्याल है कोई नहीं। और सूबाई खुद मुख्तारी पे भी रवैया इलाकाई जमातों का बहुत ही अच्छा है, यानी वो दलील से बात कर रहे हैं, वो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। और कुछ गिव एंड टेक होगा। बलूचिस्तान पे कितना हंगामा था, हर चीज़ सेटल हो गई ना। रऊफ, आप बताएं। मैं वैसे व्हाट इज़ योर असेसमेंट? जिस तरह हारून साहब चीज़ों को ये सादा अंदाज में देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इनसे डिफ़र करूँगा। मामलात हो सकता है नेशनल असम्बली की हद तक तो वैसे ही हूँ जैसे हारून साहब कह रहे हैं, लेकिन जब ये मामला सेनेट में जाएगा, मेरा ख्याल है वहाँ पे सूद सेलिंग हरगिज़ नहीं है। और अब तक किसी ने सेनेट को डिस्कस भी नहीं किया, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के पास वहाँ पे वेरी वैलिड पॉइंट। अब देख लें, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के पास 29 सीटें हैं सेनेट में, पीएमएल नवाज के पास हैं 6। अब इनकी सीटें बनती हैं यहाँ पे आप कह सकते हैं 35। आपको हाउस में सीटें चाहिए 70 के करीब। अब उसमें PMLQ को आपने आप ऑन बोर्ड लेना है, आपने MQM को लेना है, ANP को लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने बलोच या पख्तून नेशनलिस्ट है उनको लेना है। अब जब तक वहाँ खुद मुख्तारी के जो उनके इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस नहीं करते, जो कि नहीं किए जा रहे वैसे भाई दफ़े, वो ये कहते हैं कि ये तो पंजाब का मसला है, ये पावर का जो ट्रांसफ़र है कि पावर सदर के पास रहनी चाहिए, वज़ीर आज़म के पास रहनी चाहिए, ये तो लाहौर इस्लामाबाद का मसला तो हो सकता है। ये यानी इस जेब से निकाल के इस जेब में डालने वाली बात है ना। बिल्कुल ठीक। हाँ, वहाँ पे मैं समझता हूँ और पीपल्स पार्टी अपने कार्ड वहाँ पे खेलेगी। जरदारी साहब इतने बच्चे नहीं हैं
कि वो इनके ट्रैप में आ जाएं, बड़े प्रेशर आ जाएं। वो जितनी पॉलिटिकल गेम मेरा ख्याल जरदारी साहब समझते Very हैं valid point. वो नेशनल असेंबली से तो इस बिल को पास करवा लेंगे और सेनेट में मुझे इतनी आसानी से होता नहीं लग रहा और हो रहा, और वहाँ पे स्टकअप हो सकता है बिल 3 महीने के लिए हो जाए, सूबाई खुद 6 मुख्तारी का मसला कहाँ मुझे तक जाएगा? इजाजत देंगे अबरार जी, साहब? बिल्कुल गुजारिश जब मैंने कहा था तो सेनेट मेरे जहन में पूरी तरह से था, उसी पे बारगेन करेंगे इलाकाई जी जमातें। आइए सर। अच्छा, मसला सिर्फ पंजाब का नहीं आए है, ना, इधर आए। थैंक यू फॉर कमिंग यार। मसला सिर्फ पंजाब का नहीं ये है, यासर मैं पीरजादा साहब हैं, सिंध का भी ये है, हम सब के लिए खतरा सरहद का भी है, मैं आपको बता दूं। सरहद भी मुख्तदर है, सिंध भी मुख्तदर है, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है। तो बारगेन वो ज़रूर करेंगे, लेकिन क्या वो फेडरेशन में रहना चाहते हैं कि उनका मफाद इससे, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जो लोग आप फेडरेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ते। बारगेनिंग होगी, टफ बारगेनिंग होगी, उनका हक है कि टफ बारगेनिंग करें, लेकिन सेटल हो जाएगा, मेरा अंदाज़ा ये है और मेरी मालूमात भी यही है। अच्छा हारून, तो मेरा एक अवामी सवाल आपके वो सेनेट से मुझे याद आया हसन साहब, ये जो MNA है ये तो अवामी नुमाइंदा है, ये सेनेट का मेंबर किसका नुमाइंदा है? ये बात आपकी सही है, डायरेक्ट इलेक्शन सेनेट का होना चाहिए, लेकिन उसके लिए दस्तूर में तरमीम चाहिए, अभी वहां तक नौबत नहीं पहुंची। चले पहली वाली बात पहले मेरा ख्याल कंक्लूड कर लें। ये सर आप एक हारून चीज़ का साहब मुझे की। जवाब हारून साहब से यकीनन चाहिए कि ये कहते हैं सेनेट में बारगेन हो जाएगी। PMLQ को अब चौधरी शुजात हुसैन साहब को या परवेज इलाही या मोहम्मद अली दुरानी साहब जो ये बहावलपुर सूबे की बात कर रहे हैं, हाँ उनको इसमें क्या इंटरेस्ट होगी कि नवाज शरीफ साहब पे तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ये बनने की जो शर्त है इसको हटा दिया जाए, और ये शर्त डलवाने वाले चौधरी साहबान ही थे। आज उनसे आप ये कहें कि वो अपने वहाँ पे उनके मेरा ख्याल अच्छा कि 15 से 20 के करीब उनके वहाँ पे वो सेनेटर्स हैं, उनको इसमें क्या दिलचस्पी है कि नवाज शरीफ पर जो वहाँ पे शरायत लगी हुई हैं उनको हटाने में उनकी पार्टी बहुत बड़ा ये एक और अच्छा डायमेंशन जी, है मेरी ना अर्ज कि सुने। तीसरी तो बार लासरा प्राइम साहब, मिनिस्टर बनने की गुजारिश उनका ये इंटरेस्ट नहीं है, है मेरी अर्ज सुने, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई ना, MQM, ANP, काफ लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके रिश्ते की नोयत क्या है, वो बिल्कुल बिगाड़ नहीं चाहेंगे। बारगेनिंग मैंने अर्ज किया वो करेंगे, उन्हें हक है कि करें, इससे मेजॉरिटी बन जाएगी। फाटा के लोग भी उसमें ज़ाहिर है आसानी, फाटा के तो आसानी से शामिल हैं, MQM ऑन बोर्ड है, बिल्कुल इसमें झगड़ा करना नहीं चाहती, असफंद यार भी नहीं चाहते। अब मौलाना फजलुर रहमान वगैरह रह गए तो आपको मालूम है इतना मुश्किल नहीं है उनके साथ डील करना। काफ लीग उनको नहीं ये इसकी जरा वजाहत करें ना भाई, इसकी ये हज़रत बजाय खुद अपनी वजाहत है। मौलाना आप वजाहत करें ना इसकी, उनके साथ वो डील मौलाना करना फजलुर मुश्किल रहमान नहायत रीजनेबल आदमी हैं, जिस तरह का सौदा सर्फ का मामला हो। बदला है हारून साहब आपने, सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे एक बात बताइए सर, आपके आने से पहले बात हो रही थी कि सदर साहब जो हैं वो अपने सारे इख्तियारात से फारिग होके, सारे इख्तियारात इन्वर्टेड कॉमर्स में, आपका क्या? सर मुझे तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस पर इसलिए नहीं राय नहीं करूँगा क्योंकि मेरे नज़दीक तो हम इस वक्त तो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, और सबसे लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हमारा कोई इस पे ओपिनियन ही नहीं है एज ए नेशन कि हमारा दुश्मन कौन है। जब आप अपने दुश्मन को ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे तो आप उसको ख़त्म कैसे करेंगे? दुश्मन एक आध हो तो आइडेंटिफाई हो जाता है, आपका तो टॉप टू टो एक सिलसिला है, लेकिन बहरहाल आपका अपना ये जो जी सर, ये चीज़ों को देखने का ये अंदाज डेफिनेटली। मैं एक और बड़ी दिलचस्प बात, हारून साहब चूँकि बुजुर्ग हैं हम सबके, इनसे मैं पूछता हूँ कि जरदारी साहब ने मेरी पिछले दिनों बुजुर्गी कहा के है, आपको ज्यादा नहीं कायल हो गए? हाँ मैं बिल्कुल, मैं पिछले दिनों प्रेसिडेंट ने कहा है कि मैं ईवान सदर में बैठ के क्या कर रहा हूँ, अवाम की खिदमत कर रहा हूँ। वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दी? आवाम की खिदमत तो कोई भी नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी खिदमत कर रहे हैं। बाकी जो उन्होंने फरमाया ना, देखिए जब जंगें होती हैं तो गले की ज़रूरत ख़त्म नहीं हो जाती, नमक मिर्च की भी ज़रूरत रहती है। ये ठीक है, असल क्राइसिस वही है जो ये कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बाकी मसाइल को आप नज़रअंदाज कर दें। जो मसला भी हल हो सकता है उसको हल करना चाहिए, अगरचे प्रायरिटीज़ में वो ऊपर है, ये बात दुरुस्त है। मगर ये है कि ये एक चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, आप जा रहे हैं अदालत कत्ल का मुकदमा भुगतने के लिए, तंग जूता क्यों पहने? जूता तो ठीक पहनना चाहिए ना। वो एक अजाब में, आप टेंशन में तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो मसले हल हो सकते हैं उन्हें हल करें। नहीं सर, वो जूता तंग कर रहा है ना, तो हम कर दे ये रहे हैं, हम विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अच्छा ये जूता ले लेते हैं या वो ले लेते हैं, मतलब जूता घर में से चेंज करके तो काम तो चलाया जा सकता है। एक बात। दूसरी सर बात ये है
कि गले की ज़रूरत बिल्कुल रहती है, लेकिन इस जंग की वजह से हमारी इकॉनमी तबाह हो चुकी ये है। गले वाली बात पता है, नेपोलियन ने कहा था कि फौजें अपने पेट के बल चलती हैं, ठीक है। अब जो मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, आपको पता है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की तबाही मची हुई है, जाहिर है। पुलिस वालों को जूते मारे हैं लोगों ने। जुमेरात को वाक़या हुआ है इस्लामाबाद में, मैंने कमिश्नर साहब से बात की, जो नए कमिश्नर वहाँ लगे हैं, कि भाई मसला क्या है, किरायों में इजाफा तो बहुत दिन पहले तो फरवरी में हुआ था, या अब हंगामे क्यों हो रहे हैं? वो किरायों पे हंगामे को बसों के, उन्होंने कहा भाई बसों के किरायों पे लोग नाराज़ नहीं हैं, वो तो पिंडी से चलती है, इस्लामाबाद से तो बस ओरिजिनेट ही कोई नहीं होती, जहाँ हंगामा हो रहा है रेंजर्स को बुलाना पड़ा है। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बहुत सी चीज़ों पे है, जहाँ बहाना पाता है ना, जहाँ से आतिफ शाम कमज़ोर हो वहीं से वो फटेगा। तो ये वो फिरोजपुर रोड ज़ाहिर पे है जो मसाइल तमाशा तो लगा और है। हैं, मगर ये है कि मैं फिर भी इनसे ये गुजारिश करता हूँ कि देखिए, अगर जो मसला हल हो सकता है उसे करना चाहिए, अलबत्ता प्रायोरिटी पे निगाह रखनी चाहिए कि भाई असल प्रायोरिटी क्या है, वहाँ ये दुरुस्त है। चलिए मुझे बताएं, ये जो कह रहे हैं हुकूमत ने कहा है कि जरदारी साहब ने 2 साल में जो काम किए हैं वो पिछले 20 साल में नहीं हुए, इस तरह का स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरा है? असल में जरदारी साहब के साथ जो सबसे बड़ा जो उन्होंने अपने खिलाफ एक आप कह सकते हैं तो शॉट इन द फुट वाली बात होती है कि उनके साथ क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जुड़ गई है। जब से उन्होंने जजेस वाले इश्यूज़ पे उन्होंने ये नवाज शरीफ साहब के साथ डील की, मुआहदे किए, उसके बाद जो उन्होंने बैकआउट किया, चले आपने बैकआउट कर लिया, दुनिया जहाँ में पॉलिटिशियन इस तरह की बात ध्यानता करते रहते हैं कि हमारे अकेले नहीं है। जब उन्होंने एक जाके टेलीविजन के प्रोग्राम में अब बैठ के उन्होंने जरदारी साहब ने ये कहा कि यार कोई कुरान की आयत तो नहीं थी, मेरा ख्याल है फ्रॉम दैट वेरी डे जरदारी साहब जितना ही नेक काम क्यों ना करें, अच्छा काम क्यों ना करें, वो काम उनका काम नहीं समझा जाएगा। लोगों के जहनों में ये आया कि ये अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, हम बेवकूफ़ हैं, ये हमें जब चाहे चीट कर सकते हैं, जब चाहे हमें बिट्रे कर सकते हैं, और लोगों के जहनों से वो सेंस ऑफ बिट्रेल नहीं निकलती और नहीं निकलेगी। डेफिनेटली पीपल्स पार्टी ने बड़े इसमें अच्छे काम भी किए हैं जो वो बात करते हैं, मतलब एनएफसी का क्रेडिट उनको जाना चाहिए। अच्छा, बलोचों से जरदारी साहब ने माफ़ी मांगी आके, एक नई उनकी बिगिनिंग थी। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो जो सपोर्ट इनकम प्रोग्राम में हो सकता है आपको मुझे उसका इम्पैक्ट नज़र ना आता क्योंकि हम बेनिफिशरी नहीं है। हाँ, देहातों में जाएँ तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि चले हमें महीने का 1000-1500 रुपये से छोटी सी एक तरह की सपोर्ट मिल जाती है। अच्छा, सेम कुछ उन्होंने चेंजेस करने की कोशिश की हैं, आल तो उनसे हो नहीं रही, हाथ बंधे हुए हैं, उनके कुछ अच्छे स्टेप्स हैं। जब वाटर क्राइसिस पर उन्होंने कोशिश की पंजाब को, हाँ सिंध के प्रॉब्लम थे, इसको एड्रेस किया जाए, गिलगित वगैरह का, गिलगित करके, लेकिन उनसे कोई बात बन नहीं रही। और मोस्ट जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वही क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है कि वो कोई नेक काम करेंगे, लोग उसमें कोई ना कोई आप कह सकते कीड़े निकालते। मसलन हाँ, जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, मैं ज़ाती तौर पर बड़ा मोतरफ हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे जितने बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, मैं इनको डोनेट करता हूँ। अब उसके भी ये मुझे कुछ 10 मैसेजेस अब तक आ चुके हैं, 20 उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है, अखबारात में उस पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। हालांकि दुनिया के किसी और हिस्से में अगर वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले, अगेन इट्स ए ह्यूज इनिशिएटिव को अपनी आंखें, कान, अपने किडनी, व्हाटएवर, सारे ऑर्गन, एक अच्छा स्टेप था जरदारी साहब को, लेकिन उसको भी हमने मजाक बना लिया, उसको भी हमने लतीफ़ा बना लिया, उसमें भी ये मोबाइल फ़ोन पे जोक्स आ रहे हैं। बात दयानतदारी से हम ऑब्जेक्टिवली अगर इस पे गौर करें तो क्या ये नहीं हो रहा कि बाकायदा किसी न किसी समत से उनको टारगेट भी किया जा रहा है? ये है, मतलब मैं इस्लामाबाद में बैठे हुए मीडिया में एक बाकायदा जैसे बंदा को किसी को फोकस करके नहीं कर रहे होते, सो मेनी पीपल आर गेटिंग अवे विद अ लॉट ऑफ नॉनसेंस। ये भी हो रहा है ना। लेकिन सर ये जो हो रहा है ना, वैसे हाँ। मेरा उसमें ज़ाती ख्याल ये है कि लोग बेवकूफ़ नहीं होते। मीडिया अगर इस तरह वैसे को क्लीशे ही है मेरा ख्याल है। देखिए उसकी मिसाल भी है, लोग बेवकूफ नहीं होते, वगैरह, आई डोंट नो। जनरली मतलब मेरा मतलब 62 साल में यहाँ खड़े होते कि वो हमारे हालात पता क्यों नहीं बदलते? क्योंकि हमारे लीडर नहीं बदलते, और लीडर इसलिए नहीं बदलते कि हम उनको बदलना उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं वाली। वो बहरहाल आप प्लीज आप बात करें। मैं अब क्या बात करूं? आपने जजमेंट तो दे दी। नहीं, मैंने तो अपनी राय दी, ये जजमेंट नहीं दी, मेरी मजाल है। वो राय तो हम देते हैं, आप तो जजमेंट देते हैं। अवाम बदलेंगे तो लीडर बदलेंगे, अवाम खुद ही। लेकिन सर मीडिया लोग बेवकूफ नहीं होते। साहब से बड़ी मादरत के साथ सर एक मैं गुजारिश करूंगा कि वो मीडिया के पीछे अगर जितना टाइम इमरान खान को मिला मीडिया के ऊपर, मेरा ख्याल है उतना PMLN और PPP को बराबर का मिला। लेकिन उसने जो वोट लिए इमरान खान साहब ने, वो आप वाली बात कि वो जो एक हो गया है ना उनका क्रेडिबिलिटी का, वो जो डेंट पड़ा है वो असल मसला है। अदरवाइज ना मीडिया सच किसी को बिल्ड कर पा रहा है। देखें सर, मीडिया ने बड़ा जोर लगाया है ना इमरान खान साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इट्स लाइक वर्जिनिटी, व्हेन यू लूज इट
देन यू लूज इट। आई मीन ये फिर वापस नहीं आ सकती। सो वो साख जो है ना बड़ी मुतासर हो जाती है जब लोगों को ये पता लग जाए कि ये किसी बायस्ड नज़रिया जो है अपना ये। वैसे इमरान खान का फिनोमेना मैं समझता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके तो मसाइल ही और हैं, जिसकी तरफ बहुत मलफूफ तरीके से अरुण साहब बड़ा फेयरली ये उनको पसंद करते हैं, मैं भी करता हूँ, ये ऐसी बात नहीं है, ये पॉइंट आउट करते भी रहते हैं कि इन चीज़ों के चुंगल से और इन दलदलों से उस बंदे को बाहर निकलना चाहिए। मेरा ख्याल है अब तक नहीं, इन्होंने बिल्कुल पॉइंट आउट किया। मैं ज्यादा मुझे बात नहीं करनी चाहिए। जो इन्होंने कहा ना, मीडिया तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है, इमरान खान को इतना टीवी पे नहीं आना चाहिए, पावर अनसीन होती है। ये तो मैंने मैसेज भी भेजा था कि ओवर एक्सपोजर नहीं आते भाई, ओवर एक्सपोजर, बिल्कुल ओवर एक्सपोजर है। दूसरा वो सियासतदान, प्रॉब्लम वो नहीं, वो सियासत का इमरान बेसिकली असलम परवेज। अब ये आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी मिसाल दी कि वहीं से असलम परवेज का सवाल शुरू होता है जब वो इंतहाई पॉपुलर होता है। लाहौर शहर के हर सिनेमा में 2 साल से उनसे मैं कह रहा हूँ, फिल्म लगी हुई थी, 2 साल से मैं उनसे कह रहा हूँ हसन निसार साहब कि न जाएं। अब वो आपको पता है कि एक मजबूत इरादे के आदमी, उनका प्लस पॉइंट भी है, यही उनका नेगेटिव पॉइंट भी है। उनका असल मसला यह है कि वो एक बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, उनकी साख है और उनके पास मशवरे की बेस भी छोटी है। और इस मुल्क में तो भाई काउंसलर को 15 खुशामदी मिलते हैं, तो इमरान खान के अहदेदार उनके दफ्तर में बैठे रहते हैं बजाय फील्ड में काम करने के। देखिए, जरदारी साहब का जो लासरा सर ने पॉइंट आउट किया वो सही है, बाद उन्होंने अच्छे काम किए। मतलब बलोचिस्तान में उन्होंने सिर्फ माफ़ी नहीं मांगी, बड़ी सीरियस एफर्ट पुट किया। फिर उनके परसेप्शंस देखें, वो एक नैरो माइंडेड सिंधी नहीं है जैसे सिंध से हमें अंदेशा बाद लोगों से होता है और दूसरी जगह दूसरे सूबों से भी होता है। फिर ये है कि वो मीडिया की तनकीद जिस तरह उन्होंने बर्दाश्त किया है, नवाज शरीफ साहब और दूसरे लोग नहीं कर सकते। बहुत हौसले की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जब नहीं होंगे तब पता चलेगा, जब आदमी चला जाता है। और भी कई काम, ये फाइनेंस अवार्ड जो है, मगर मसला अखलाकी साख का नहीं है, अखलाकी शख्सियत का है। आप उनके एडवाइज़र देखें, आए पहले वो किस तरह से, आपको पता है कि क्या अंडरस्टैंडिंग हुई जनरल मुशर्रफ के साथ, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। फिर बेनज़ीर की शहादत का जो अलमनाक वाक़या हुआ उसकी वजह से आए। अब उन्होंने जो मुशीर चुने उसके बाद पार्टी को तकसीम किया, वहाँ से बेतमादी शुरू हुई, वहाँ पार्टी के अंदर से मुखालफत बड़े बज़ाहिर इतनी नहीं लगती मौसर, मगर वो बड़े गैर मामूली नताइज पैदा करती है। फिर ये तो तबाही की हद है ना कि उन्होंने कह दिया कि ये कुरान हदीस है। उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में लूज टाक की और वो उन तक पहुँचती रही, उन्होंने और लोगों के बारे में लूज टाक की। अब मैं इससे एग्री नहीं करता कि जी जो इन्होंने फरमाया, इनकी राय है, इनकी राय का एहतराम है, यासिर की बात, यासिर साहब की राय का एहतराम है। वर्जिनिटी की तरह नहीं होती साख। साख जो है अगर आपकी ख़राब हो जाए, आप खल्क़ खुदा के सामने जाएं, खुदा से भी वादा करें, खल्क़ खुदा से भी वादा करें और उससे ज़्यादा अपने आप से वादा करें कि जो गलती हो गई हो गई। इंसान गलतियों से तबाह नहीं होते, गलतियों पर स्टैंड लेने से तबाह होते हैं। वो एतराफ़ कर लें। हाँ, डाकू वली बने हैं पेशावर, बेशुमार बेशुमार बेशुमार। अच्छा, मुझे बताएं कि हर रोज़ अरबों रुपए का स्कैंडल, इतने इतने बड़े इदारे लुट गए, बुरा हाल, पंखे दिहाड़े जिसे कहते हैं पंजाबी में, ये कोई इज देयर एनी एंड टू इट? मुझे 12 साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए इस्लामाबाद में, अपने द न्यूज़ के लिए। इससे पहले डॉन में था मैं। एक चीज़ जो पहली दफ़ा मैंने इस गवर्नेंस में देखी, पहले कम थी। पहले आपके टॉप के लोग ना वो नहीं थे, करप्ट नहीं थे। मसलन आपको प्राइम मिनिस्टर, इवन प्रेसिडेंट, आपके मिनिस्टर्स बहुत सारे थे, फेडरल सेक्रेटरी से बड़ा एक तरह का ऑनरेबल इंस्टीट्यूशन समझा जाता था। ये मुमकिन ही नहीं था किसी फेडरल सेक्रेटरी के बारे में कोई इस तरह की खबर है कि उसने किसी टेंडर में, किसी डील में, किसी कंट्रैक्ट में कुछ किया हो। पहले मुझे याद है कि आप कह सकते हैं 5-10 साल पहले हम खबर करते थे सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ, ज़्यादा से ज़्यादा डिप्टी सेक्रेटरी इन्वॉल्व हो गया, कोई बहुत बड़ा मैं बम ले आया या दूसरे हमारे दोस्त ले आया क्या जॉइंट सेक्रेटरी। बहुत रेयर होता है कि किसी सेक्रेटरी पर स्कैंडल आए। अब बात सेक्रेटरी से बहुत आगे चली गई। अब तो डेली मिनिस्टर जो ईंट आप उठाएं, नीचे से आपको मिनिस्टर मिलेगा, कहीं से सदर मिलेगा, कहीं से आपको वज़ीर आज़म मिलेगा। उसका एक नुकसान हुआ, जो ये फ्रस्ट्रेशन आपकी गुफ्तगू से मुझे नज़र आ रही है कि जिन लोगों ने एक्शन लेने थे, मेरी खबर पे, आपके कॉलम पे, हरून साहब के कमेंट पे या यासिर के किसी ओपिनियन पे, अब पता ये चला है कि उनके खिलाफ खबरें छप रही हैं। और जब हम उस पर रिपोर्ट करते हैं किसी सेक्रेटरी मिनिस्टर के खिलाफ, तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर या सदर समझते होंगे यार
छोड़ो यार ये क्या बकवास है, हमारे खिलाफ भी सब कुछ छपता रहता है, उसे इस सोसाइटी में क्या है, करिए ठीक ठाक। उससे गवर्नेंस आपकी बड़े बुरे तरीके से इम्पैक्ट हुई है कि नान उस एक्शन आया जिसकी वजह से कोर्ट्स जो हैं वो पावरफुल इंस्टीट्यूशन के तौर पर आई हैं कि उन्होंने एक तरह सुओ मोटो लेने शुरू कर दिए। जो काम ये ब्यूरोक्रेसी को करना चाहिए था, जो हमारी रूलिंग एलीट को करना चाहिए था, जो पार्लियामेंट को करना चाहिए था, वो ये पता चला है कि अगर वहाँ फेडरल हुकूमत में पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं करप्शन में, तो यहाँ पंजाब से आज जो PML नवाज़ के ये जो इनके MPs की स्टोरियाँ आपके सामने आ रही हैं, तो बाज़ हमें लगता है फाइनेंशियल करप्शन बड़ी होती है, या जो ये थानों में बैठ के ये टॉर्चर करवा रहे हैं पुलिस के सामने, ये कब्जा ग्रुप है, कब्जे ग्रुप हैं, पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे जो स्कैंडल आ रहे हैं। हाँ, सो दोनों पार्टी इस पोजीशन में नहीं रही कि एक दूसरे को टांट कर सकें, एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी कर सकें। हमारे इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ है। और जो मुझे चीज़ लगती है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं पर्टिकुलरली, हाँ, उनमें सेंस ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई है कि हर पॉलिटिशियन ने, वजीर ने सोच लिया है कि ये आखिरी मौका है। और सबसे ज़्यादा ये है कि लंदन में फ्लैट होना आपका ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान से आपको भागना पड़े, आपको निकलना पड़े, बम्बिंग बढ़ रही है, आपके सुसाइडल अटैक्स बढ़ रहे हैं और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी से मैं छोटा सा बताता चलूँ आपकी कि इस मुल्क को कैसे चलाया जा रहा है। कल वहाँ पर फेडरल कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें चारों सूबों के उन्होंने बुलाए हुए थे, चीफ मिनिस्टर्स भी थे। आप यकीन करें वहाँ पे रहमान मलिक साहब और इंटीरियर सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी है, इनके पास कोई स्ट्रेटजी तक नहीं थी। जो ब्रीफिंग दी गई 8-10 पेजेस की, उसमें कोई लफ्ज़ स्ट्रेटजी नहीं था कि ये जो कुछ पाकिस्तान में पिछले 3 सालों से या तबाही फिर रही है, हम इसको कैसे टैकल करेंगे। और उसमें लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया अपनी ब्रीफिंग में, देयर इज़ ए नीड। आप अंदाज़ा करें, देयर इज़ ए नीड, ये नहीं कहा देयर इज़ ए स्ट्रेटजी एंड फॉलोइंग आर द पॉइंट्स, हम इसको कैसे टैकल करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, इतनी करप्ट तो अपनी जगह पे, मतलब मेरे लिए करप्ट आदमी मैं उसको हो सकता है कबूल कर लूं, इनएफिशिएंट आदमी को मैं कबूल करने को तैयार नहीं हूं। और यहाँ तो कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन है, बहुत लीथल कॉम्बिनेशन। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं, हल क्या है, ये हमें कहाँ ले जाएगा ये अब मामला, मुझे बहुत दूर तक, हारून साहब, मामला सर, बहुत बात दूर तक ये का मुझे हल दिखाई एक नहीं ही होता देता। है, हल हमेशा एक होता है, ठीक प्रायोरिटी से बिगनिंग करना। लेकिन कुछ काम बीच में नहीं हो सकते, पहले आप प्रायोरिटीज फिक्स करें, डे टू डे मसाइल में न उलझाएं। हुकूमत होती क्या है हसन निसार साहब? टैक्स कलेक्शन, अमन व अमान और कुछ इंसाफ मुहैया करना। हम काम काज तो सब लोग अपना अपना करते हैं, हुकूमत थोड़ी हमें करके देती है। अब 8.4% टैक्स के साथ मुल्क कोई चलता है, कोई दुनिया में चलता हो तो मुझे दिखाएं। ये तो उजूबा है कि चल रहा है। 16% हमारा था जो आज इंडिया का है, 16% पे इसको ले जाएं, ये बनता है कोई 3,000 अरब रुपया। आपको क्या कर्जे की ज़रूरत है? और कहा यह जाता है, टॉप एक्सपर्ट्स कहते हैं सारी दुनिया में, कि 30% तक जा सकता है। भाई लोग खैरात देते हैं, सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, ईदी फाउंडेशन चलाते हैं, हज़ारों अदारे चलाते हैं, स्कूल चला रहे हैं। टैक्स इसलिए नहीं देते कि भाई सारे जो ये FBR है, क्या है, नहीं, वहाँ भी लैक ऑफ ट्रस्ट है ना जी, वहाँ लैक ऑफ ट्रस्ट भी है और ये करप्ट है लोग। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सर, भाई हसन निसार साहब, 6 लाख रुपए सालाना लिबर्टी से आप एक अफसर दे दें, एक अफसर, बिल्कुल 6 लाख रुपए रोजाना तो कोई बात ही नहीं, 365 गुना लिबर्टी से हो जाएगा। और बिजनेस डिस्टर्ब किए बगैर, बिजनेस नहीं डिस्टर्ब करना, बिजनेस चलना चाहिए, जॉब्स क्रिएट, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, नफ्सियात में खौफ है, कुछ स्टेबिलिटी लानी लैक ऑफ चाहिए। ट्रस्ट है कि जो हम देंगे ये हमारी तरफ वापस नहीं आएगा। स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। हरून साहब काफी हमने हंगामा कर लिया, स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, कुछ गुंजाइश निकालें। फरिश्तों का माशरा कोई नहीं होता, रीजनेबल आपको हो। बात, आपका इनपुट मैं ये कह रहा था कि ये आपका बड़ी फील्ड है। इंटरेस्टिंग बात है। और एक बड़ा मज़ेदार फैक्ट मुझे पता लगा कि पाकिस्तान दुनिया का 4था या 5वां ऐसा मुल्क है जहाँ पे प्राइवेट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन देने की जो रेशो है वो हाईएस्ट है, 4था या 5वां मुल्क। ये दुनिया की एवरेज से 2 गुना है। ये आगा खां फाउंडेशन की स्टडी अगर ना होती तो मैं डाउट करता। आगा खां फाउंडेशन की स्टडी है कि जो दुनिया में एवरेज है उससे लेकिन 2 गुना। हुकूमत को टैक्स नहीं देना। वो इन्होंने बात बिल्कुल ना, ठीक की हुकूमत कि का वो रवैया एक ठीक है। अच्छा जी, सारा टैक्स वसूल करने वाला अदारा पूरे का पूरा करप्ट है। अभी पिंडी डिवीजन का आदमी निकाला, लोग खुश हुए, कुछ टैक्स बढ़ेगा, वो सवारी से फिर वापस आ गया। उसको ठीक करें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें, ये पुलिस का मसला है ना जी। और आप देखेंगे ये 3-4 साल में जब आपके पास 3,000 रुपया होगा तो आप जाहिर है जॉब्स क्रिएट होंगी, डेवलपमेंट होगी, कारोबार चलेगा, नौकरियां मिलेंगी, बेचैनी कम होगी, चीज़ें सस्ती होंगी, कम से कम महंगी मजीद नहीं होंगी, बिजली आप बनाने के काबिल होंगे। भाई पहला काम टैक्स वसूल करना है और अमन देना है, उस पे तो आते नहीं। एक DSP ने ना किया, वो उसके सारे जी हमारी VVIP सरकार। मैं दो लोगों से मैं बहुत तंग हूँ, एक हुकूमत से
अरे एक साईं जी, एक साईं जी बात गरम गरम चल रही होती है, बीच में आ जाते हो साजिश लेके। क्या हुआ? आप सबको मुबारक हो। हैं? अब मेरे खिलाफ साजिश नहीं होगी। क्यों? वक्त आ गया साजिश खत्म होने का। ये तरमीम पास हो गई ना, तो कोई शरीफ वजीर आजम बन जाएगा तो मेरे खिलाफ साजिश खत्म हो जाएगी। जो आप सोल्यूशन की बात करें, पाकिस्तान में दो बड़े साइलेंट रेवोल्यूशन आ रहे हैं जिनका एहसास मेरा ख्याल ना सोसाइटी को हो रहा है ना रूलिंग लीड को, तो खैर ये होगी नहीं। एक तो आपका मोबाइल टेलीफोन, ये बहुत बड़ी ह्यूज रेवोल्यूशन है। आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट कैसा है? इस सारे का क्रेडिट परवेज मुशर्रफ को जाता है, आप देना बिल्कुल देते हैं। और दूसरा मेरा ख्याल है केबल टेलीविजन। आप एक देखें, पुलिस का टार्चर होना कोई ये पहली बात थी 60 सालों में, 62 सालों में हमें पहली दफ़ा पता चला है कि पुलिस वहाँ थानों में टार्चर करती है और लोगों को नंगा करके मारती है। आपका मीडिया यहाँ पे एक दफ़ा सोसाइटी को ब्रेक करेगा। इसकी जो फाउंडेशन ये जेली हमने बनाई हुई थी, जिसमें कोई एक क्लासिफिकेशन थी, मीडिया उसको ब्रेक कर रहा है। इसको टाइम लगेगा, इसको 5 साल दें, 10 साल दें, 15 साल दें। आई पर्सनली फील कि ये 10-15 साल से बहुत पहले का काम है। ये जिस तरह प्रोसेस एक्सेलरेट होता जा रहा है, मुझे लेस देन अबाउट +-5 years. What is your assessment? नहीं, मेरा ख्याल है एक इनकी साइलेंट रेवोल्यूशन की बात तो बिल्कुल ठीक है, और एक साइलेंट रेवोल्यूशन क्या बल्कि रेवोल्यूशन ही मैं समझता हूँ आ चुका है। और वो जब चीफ जस्टिस साहब बहाल हुए थे, वो किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। कम से कम इस मुल्क में तो वो नामुमकिनात में से बात थी जो कि हुई, और मुझे तो वो किसी रेवोल्यूशन के बराबर ही लगता है। एक तो बात यह है कि इतना बड़ा एक ये मौज़ा ही था जो इस मुल्क में हुआ है। बाकी क्लासरा साहब की बात ठीक है कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए या मीडिया हो गया, ये इसमें सिर्फ एक मुझे थोड़ी सी एप्रीहेंशन है। हम जिस तरह चीज़ों को ट्रीट करते हैं ना, जैसे हम बसंत को हमने ट्रीट किया तो उसका एंटी क्लाइमैक्स हो गया। वो इतना एक ज़बरदस्त वो एक त्यौहार था लाहौर का, और उसका हमने बेड़ा गर्क करके दम लिया। तो इसी तरह ये मीडिया भी है, खुदा ना खास्ता कहीं इसका भी कोई एंटी क्लाइमैक्स ना हो जाए। नहीं, इसके चांसेस नहीं नहीं, एंटी क्लाइमैक्स इंशाल्लाह नहीं होता। एक बात तो ये है हसन निसार साहब, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। है मेरा भी अंदाज़ा, ये सबके अंदाजे होते हैं, 10 साल कोई नहीं, 3-4 साल। पहले ये होता था कि आप 70% जो पॉपुलेशन देहातों में रहती है उनको तो पता ही नहीं था कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में क्या हो रहा है। पढ़े लिखे नहीं थे। नहीं, ये लगता अखबारात कैसे है, स्टिल फोटोग्राफ्स अखबारों में छपती थी। अब तो बंदा जब टीवी की स्क्रीन पे बंदा कहता है यार इसकी तो औकात ही कुछ नहीं। उनको पता नहीं था इस्लामाबाद केबल टेलीविजन ने देहात में बैठे बंदे को उसने कनेक्ट कर दिया विद अर्बन लीग। उनका विजन ही चेंज कर उनका विजन चेंज हुआ है। और आपको मैं बताऊं, अगले 5 साल के बाद जो इलेक्शन होंगे, आप उनके रिजल्ट्स देखिएगा। मीडिया आपको इलेक्शन रिक नहीं करने देगा अगले जो इलेक्शन होंगे, चाहे एस्टैब्लिशमेंट कुछ भी कर ले, क्योंकि हर बंदे ने कैमरा उठाया हुआ है आपके साथ। अच्छा, कैमरा छोड़ें, अब आपके पास न्यू मीडिया है, आ गया है, आपका मोबाइल फ़ोन है, कहीं पे खड़े होकर आप अपनी वीडियो बना लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट में वीडियो बनाते हैं, दूसरे लम्हे आपकी वो आप टेलीविजन पे चलवा रहे होते हैं। और लोगों को एम्पावरमेंट का एहसास हो रहा है मीडिया के जरिए कि कहीं पे कोई चीज़ गलत हो रही है। एक और चीज़ जो इस्लामाबाद में बड़ी आजकल रेगुलर हो रही है कि वहाँ पे कोई गलत आर्डर हो जाए, कोई कंट्रैक्ट गलत अवार्ड हो जाए, लोग अब जो वहाँ बैठे हुए हमें खुद आके अप्रोच करते हैं। ये पहले चीज़ नहीं होती थी, पहले लोग डरते थे। अब लोगों के जहनों में नहीं कि हमें कोऑपरेट करना है, सोसाइटी को बेहतर करना है। अगर कुछ चंद इंडिविजुअल हैं वो अपने को फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, अपने रिश्तेदार दोस्तों को कोई डील करना चाह रहे हैं, तो लोग अब हमारे साथ ये कोऑपरेट करते हैं। हालांकि वहाँ पे यासिर पीरज़ादा साहब को पता होगा, एक सीक्रेट वहाँ पे एक्ट है जिसके तहत उनको नौकरी से निकाला जा सकता है, उन पे खासी या सजाएं दी जा सकती है। लोग पहले डरते थे, अब नहीं डरते। और अगेन मीडिया की पावर उनको महसूस हो रही है। आप इनका देख रहे हैं, जमील बाबर साहब जो इंस्पेक्टर हैं, जो मेरे DSP हैं, उन्होंने जैसे टेक ऑन किया है पूरी यहाँ पे ये हायरार्की को, ये मीडिया की पावर है। अदरवाइज आप सोच सकते हैं DSP ये पूरी की पूरी हायरार्की को चैलेंज कर ले, उसको फील हो रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ये कुछ लोग हैं जो मेरे काज को, मेरी बात को सुनेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एवेलुएट करेंगे। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ 5-10 साल दें इस मीडिया को। इससे पॉलिटिशियन भी डर रहे हैं, इससे मीडिया के लोग खुद भी डर रहे हैं अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं। इससे कॉमन आदमी में भी फेयर आ रहा है कि यार हम गलत करेंगे, हम एक्सपोज हो जाएंगे। और यही दुनिया भर में हुआ है, मीडिया ने यही रोल किया है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपका तो ताल्लुक है जनूबी पंजाब से, ये जो सराइकी बहावलपुर सूबा कहना चाहिए, सराइकी सूबा बहावलपुर सूबा, क्या कह रहे हैं दुरानी साहब? दोनों ही हैं। इसका आपको क्या? एक वहाँ पे असल में जो मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि जब भी PM नवाज़ की हुकूमत पंजाब में आएगी, वहाँ पे सराइकी मूवमेंट एक पावर पकड़ती है, ज़ोर पकड़ती है। ये जो पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी, साउथ में उस तरह की एजिटेशन, उस तरह का रिएक्शन नहीं आता। एक जो
अब बिग चेंज है ये वहाँ पे आई है। इसमें साउथ में मैंने देखे, पहले ये होता जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी वो डिवाइडेड थी। कुछ लोग कहते थे कि सराय सूबा होना चाहिए, नाम पे भी लड़ाई चलती थी, नहीं होना चाहिए, ये असबियत है। और जो वहाँ का पंजाबी सेटलर था, जो उर्दू स्पीकिंग था, या दूसरे मुहाजिर हैं, हाँ उनकी अपनी वो थी, रिजर्वेशन थी। एक जो पिछले कुछ अरसे में देखने में आया कि ये तमाम फोर्सेस इकट्ठी हुई हैं, इन्होंने इकट्ठे मिल के ये मूवमेंट शुरू की है। वो ये फील करते हैं कि मसलन पंजाब का बजट जो था 175 अरब रुपए इस साल का, जो उनके अंडरस्टैंडिंग है, 175 अरब में से आपने साउथ को सिर्फ आपने 5 बिलियन रुपीज़ दिए हैं। डेली टाइम्स की रिपोर्ट थी, उसमें से 18 करोड़ रुपए आपने खर्च किए हैं। और एक स्टोरी का तो खुद मैंने की हुई है, मैं विटनेस हूँ कि हमारे ज़िले लिया में 1 करोड़ रुपए से हस्पताल बन रहा था, और जिसके लिए चौधरी परवेज़ अली साहब ने फंड्स भी दे दिए थे। जूँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने, इन्होंने पहला काम क्या किया, इन्होंने हस्पताल ख़त्म करके 1 करोड़ रुपया लाहौर शिफ्ट कर लिया। अब ये वो फीलिंग है। अच्छा, इसी तरह मुल्तान के साथ हुआ है, इसी तरह बहावलपुर के वहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के साथ हुआ है, इसी तरह जो रोड कंस्ट्रक्शन के कुछ प्रोजेक्ट्स उन्हीं के इन्होंने सीज किए हैं। इन्होंने ये लाहौर की ब्यूरोक्रेसी को वाले में भी हुआ है, जंग मियां वाले में का है, आपके साउथ नहीं, पंजाब का मुल्तान है, के- उधर इतने नहीं, वज़ीर-ए-आला आ रहे हैं वहाँ से, मैं आपको एक बता रहा हूँ। मुझे वहाँ इसका का। मुस्तकबिल बताएं, मैं इसका उसी पे आ रहा हूँ। इस तहरीक का। साउथ में जो अब एक पावरफुल वैस है, ये इस पे कंसेंसस है इस वक्त। कोई आपको पॉलिटिकल फिगर फरूक लगारी ने सपोर्ट की है, ये पहले नहीं करते थे। जवेद हाशमी ने सपोर्ट की है, ये पीएमएल नवाज के लोग हैं ना ये। हालांकि पीएमएल नवाज की पॉलिसी ये थी, उनको सनअप कर रहे थे, उनको शटअप कॉल्स दे रहे थे, सब कुछ हो रहा था सबने, इवन देन उन लोगों ने डिफाई किया। अच्छा, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे एमएनए इसमें शामिल है, पीएमएल क्यों इसको सपोर्ट करे कि होना चाहिए। सो मुझे लग रहा है, बल्कि एक दफ़ा मैंने दुरानी साहब से पूछा, मैं कि जो आपने मूवमेंट चलाई हुई है इसका एंड क्या है। तो मुझे कहते 1.5 साल बाद या मैं जेल में हूँगा या फिर यहाँ पे सूबा बन जाएगा। तो मैंने कहा ये तो कोई उसको कितना अरसा हो गया, क़यामत की निशानी 1.5 साल गुजर गया। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साउथ में इस वक्त ह्यूज रिजर्वेशंस हैं कि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जो पॉलिटिकल एलीट है, उनको शेयर उसमें डेवलपमेंट में नहीं मिल रहा। जो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक ये डिस्प्यूट नहीं, ऑल दो ये शहबाज शरीफ साहब ने ये कोशिश की है, जब से प्रेशर बढ़ा है उन्होंने कुछ दौरे वगैरह किए हैं, 2 अरब रुपए की ग्रांट देने की कोशिश की है, कहीं पे कुछ देने की कोशिश की है। अच्छा, वो लोग ये समझते हैं कि 9 करोड़ की आबादी का जो सूबा है, अब एक आईजी से नहीं चलता। एक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो है वो आपके लाहौर में आपके अफेयर नहीं चला सकता। आपको शेखपुरा में ये एरियाज बने हुए हैं, वहाँ पे आपसे डील नहीं हो रहे मामला। अब यहाँ से बैठ कर साथ का बात को कैसा करते। मेरा ख्याल है इसको एक अना का मसला बनाने की बजाय, इसको कोई पंजाब वर्सेस साउथ करने की बजाय, इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। और नवाज शरीफ साहब ने इस पर बड़ी अच्छी बात की है, उनको एहसास हो रहा है नवाज शरीफ में कहीं ना कोई अंडरस्टैंडिंग बेहतर है इफ़ कंपेयर विद, मैं कहूँगा शहबाज शरीफ। उन्होंने बहावलपुर में जाके कहा है कि अगर यहाँ सरायकी सूबे की बात होती है तो इस पर बात करने में हर्ज नहीं है, इसको पार्लियामेंट में लेके आएं, इसको डिबेट करें, इस पे बात करें। अगर कोई कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो हम कर लें। अब जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का स्टाइल है ये वही है कि पहले मसले को बढ़ने दें। आपने बलोचों के मसाइल पहले हल नहीं किए, वो रॉयल्टी मांग रहे थे आपने नहीं दी। आपने बंगालियों के मसाइल हल नहीं किए जब वो आपसे ये छोटे छोटे मसाइल कर रहे थे। बात को पहले एक्सट्रीम तक ले जाते हैं, अगले को झगड़े तक लेके जाते हैं, गन्ने तोपों तक लेके जाते हैं, फिर आप कहते हैं मुज़ाकरात। अरुण, हाउ डू यू कंक्लूड? जनाब, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं रहीम यार खां का रहने वाला हूँ और पंजाबी स्पीकिंग हूँ बेसिकली। अगर जब मैं सरायकी अल्लाह के फजल से बोल सकता हूँ रवानी से, उस पहली तहरीक में पंजाबियों का बहुत कम, जो शायद आपको सेटलर्स कह लें, बहुत कम हिस्सा इसमें शामिल था। अब तो इसमें इख्तलाफ ही नहीं है। हर जिसमें क्या है जनाब सूबा बनाने में। और वाक़या ये है कि आप जंग मियाँ वाली, अपना शोरकोट, खानेवाल, मुल्तान, रहीम यार खां में डेवलपमेंट नहीं होती रही। डेरा गाजी खां वगैरह में तो बहुत ही अलमनाक सूरत हाल है भाई। बजट का बड़ा हिस्सा लाहौर और नवाब में खर्च होता है, गुजरांवाला तक नहीं जाता जी, उसराय की बेल्ट तो छोड़ें। ये रवैया बदलना होगा। आप रवैया ये बदल के मुतमिन कर लें, उनको सेमी ऑटोनमस कर दें, कुछ ऐसा सूबा न सही, सूबे जैसे कोई निज़ाम सही। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस बारे में कि सूबा बनाने का कम से कम ये कोई टाइम नहीं है। इस वक्त ये एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने वाली बात है। सूबे बनने वाले फिर और बहुत सारे हैं। मतलब ये ठीक है बात कि फिर ये एक नहीं बनने वाला, फिर तो बहुत सारे बनने वाले हैं। वायबल यूनिट्स ज़्यादा एक तो बात है, लेकिन ये कोई टाइम नहीं है। हम एक अपने सर्वाइवल की सतह पे करें, कुछ करना ही होगा ना। एक बात कुछ इख्तियारात उनको ट्रांसफर जी सर, वो ठीक है, लेकिन फिर हमने बल्दियाती इदारे नहीं बनने दिए ना जी, उससे बड़ा मसला हो सकता था। मुझे इजाज़त दें इससे पहले कि मजीद को नई बहस ये अच्छा, मैं जाते जाते एक बात करूं। जी जी यासर अगर थोड़ी सी कुर्बानी पे आमादा हों, जी जी, नौजवान आदमी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आधे बाल अगर
अब बाल शेयर कर लेना, आप दोनों का मामला फिट हो जाएगा, यासर को फर्क नहीं पड़ेगा, आप जा सकते हैं। आइडिया मैंने बड़ा जबरदस्त दे दिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं तैयार हूं कुर्बानी के लिए। यार हारून साहब, नवीद अकरम नाम का एक नौजवान है, उसके बारे में पता चला है कि बहुत खूबसूरत गाता है। अच्छा, आपका तो क्या ज़ौक़ अच्छा है, मुझे नहीं ये पता। तो नहीं है नवीद अकरम साहब। आ गए हैं, क्या गाते क्या हैं? बंदा खूबसूरत भी है। अब अगर आवाज अगर तुम्हारी शक्ल सूरत जैसी ना हुई तो फिर चौराहा होगा और कान पकड़े में होंगे, मैं बता। नहीं, ये आप ही कहेंगे बाद में। गाते क्या हैं जी? कुछ गाते ही होंगे जी कुछ वैसे। नहीं कहते गाना रोना तो हर एक को आता है, लेकिन असल बात यह है कि अच्छा मुझे बताएं कि आपका किसी खास घराने से ताल्लुक है या किसी घराने से तो नहीं है, बल्कि सिर्फ मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट और मेरे कॉलेज की सपोर्ट और मेरे टीचर्स की, वो मुझे यहाँ तक लेके आई। पढ़ रहे हो? वैसे हारून हाँ, मैंने साहब, हमारे ग्रेजुएशन मुल्क किया। में ये क्या चक्कर है? दो किस्म के घराने हैं, सियासी घराने और गाने वाले घराने, ये क्या चक्कर है? मगर गाने वाले घरानों ने तो अपनी रियाजत से मौसीकी सीखी है, उन्होंने फौज और खुफिया एजेंसियों ने तो नहीं सिखाई है। वाह, क्या खूबसूरत बात की है। अच्छा मुझे ये बताओ, सीखा है बाकायदा आपने जी, कि मेरे सर हैं सर रऊफ साहब, मैंने उनसे सीख रहा हूँ अभी भी। वो क्या है? वो भी क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद हैं। उस्ताद हैं बाकायदा, हाँ जी, क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड। उनका ताल्लुक किसी घराने से? उनका ताल्लुक भी घराने से नहीं है, लेकिन अच्छा, ये तो बेघराना ही काम चल गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप गाते बेसिकली क्या हो? क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, सेमी गजल, क्लासिकल। गजल वगैरह? हाँ जी, गजल फेवरेट वगैरह। सिंगर आपका कौन सा है? मैं उसी वक्त मुझे पता चल जाएगा कि आप फेवरेट कितने सिंगर तो मान- राहत फ़तेह अली खान है। अपने एज ग्रुप में यार को हमारे एज ग्रुप में जाओगे। अच्छा। कोई लोकगीत? बस लोकगीत में वैसे शक्ल खास सूरत कुछ आपकी नहीं। पॉप गाने वाली है। गजल पॉप की भी बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा, अपनी नहीं, एल्बम कर रहा हूँ तो नहीं, एल्बम में आप मुझे पॉप पहले सॉन्ग बताओ भी- ना कि पुराने सिंगर्स में जो हमारे सीनियर्स थे, उनमें से कौन आपको पसंद? उनमें रफ़ी साहब ऑब्वियसली, उन जैसा तो कोई नहीं है। ऑब्वियसली, क्या मुकम्मल जुमला है। अच्छा ये बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक है कि राहत भी आर से शुरू होता है हाँ जी, और रफ़ी साहब तो होते ही हैं। इन दोनों में से किसी का गाया हुआ पहले सुनाओ। चले मैं राहत का सुनाता हूँ आपको। सुना। नैनो की मत मानियो रे, ब्यूटीफुल। नैनो की मत सुनियो, नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैनो की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे, नैनो को तो डसने का चस्का लगा रे, भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे, नैनो को तो डसने का चस्का लगा रे, नैनो का जहर नशीला रे, नैनो का जहर नशीला, नैनो का जहर नशीला रे, नैनो का जहर नशीला। बादलों में सतरंगियां बोवे, भोर तलक बरसावे, बादलों में सतरंगियां बोवे, नैना बावरा कर देंगे, नैना ठग लेंगे, ब्यूटीफुल। नैना पोएट्री भी ठग बहुत। लेंगे। अरे हारून साहब, पोएट्री बड़ी डिफरेंट और बहुत खूबसूरत।